रोहित हेयर। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे और आप देखेंगे कि बिहार में एंशिएंट हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में और बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री वाला पोर्शन तो जरूर करके ही जाना चाहिए। तो देखिए कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार का जितना हम लोग वीडियो में कवर करेंगे वो बहुत ही सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम के लिए। अगर आप वेटेज देखते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार के कितने क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो जो भारत वाला जो प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री है, जो नेशनल एंशिएंट हिस्ट्री से 66 बीपीएससी में 4 प्रश्न पूछे गए। अगर आप बिहार का इतिहास से देखें तो 66वीं में 12 क्वेश्चन पूछे गए। इस 12 क्वेश्चन में से तकरीबन 5 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री के थे, तो एंशिएंट हिस्ट्री का टोटल क्वेश्चन हो जाता है 9 और ये बहुत ही एक डिसिसिव रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड टू बी प्रिसाइज फ्रॉम द प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको वीडियो के मार्फत से हम लोग एश्योर करेंगे कि कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। लेट अस स्टार्ट। देखिए, जो हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन रहा है वो कैसे ग्रो किया है। अगर हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री नेशनल पार्ट पढ़ा है तो पहले पैलियोलिथिक पीरियड आता है, फिर मेसोलिथिक पीरियड आता है, फिर नियोलिथिक पीरियड आता है। क्या है ये पैलियोलिथिक पीरियड? अगर पैलियोलिथिक पीरियड देखिएगा तो 6 लाख से लेके 10,000 बीसी तक का जो पीरियड है इसको आप पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। मेजोलिथिक पीरियड इसको कहते हैं पूरा पाषाण काल, मेजोलिथिक पीरियड को कहते हैं मध्य पाषाण काल। ये 10,000 बीसी से लेके 7,000 बीसी तक मेजोलिथिक पीरियड है। नवपाषाण काल जो नियोलिथिक पीरियड है, और ये जो मेजोलिथिक पीरियड वगैरह जितने भी है ना, ये सब स्टोन एज हैं, पत्थर वाले एज हैं। नियोलिथिक पीरियड जो है ये 7,000 बीसी से 4,000 बीसी तक एक्सटेंड करता है। देखिए, ये टाइमिंग बुक में डिफरेंट रहेगा। कहीं 3500 हो सकता है, कहीं 4500 हो सकता है, कहीं 10,000 की जगह 9,000 हो सकता है, 7,000 की जगह 6,000 हो सकता है। हम लोग हिस्ट्री को पढ़ने के लिए इस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं, तो डेट के साथ बहुत प्रिसाइज मत रहिएगा। अब देखिए, जो पैलियोलिथिक पीरियड है, आप ये जो पूरा पीरियड है, ये पूरा पीरियड एक आइस एज है। पूरा धरती भी आइस से कवर्ड है। जब पूरा धरती आइस से कवर्ड है तो लाइफ बहुत ही स्लो रहा है। तो जो यहाँ पर इस पूरे पीरियड में आप देखेंगे पैलियोलिथिक और मेजोलिथिक में जो आदमी रहा है वो हंटर गैदरर रहा है। वो फार्मिंग नहीं करता है, वो हंटर गैदरर रहा है। नियोलिथिक पीरियड में आप पाते हैं कि फार्मिंग पहली बार स्टार्ट होगा। जब फार्मिंग पहली बार स्टार्ट होगा तो सेटल्ड लाइफ भी पहली बार स्टार्ट यहीं पर होगा। यहां पर काइंड ऑफ आइस एज है। जब आइस एज है तो जो एनिमल्स रहेंगे वो स्लो रहेंगे, और एनिमल्स यहां पर जब मेजोलिथिक में थोड़ी वार्म क्लाइमेट हो जाएगा, जब वार्म क्लाइमेट हो जाएगा तो एनिमल्स क्या हो जाएंगे? फास्ट हो जाएंगे। जब एनिमल फास्ट हो जाएंगे, आदमी हंटर गैदरर है, तो उस एनिमल को किल करने के लिए आप ये पाते हैं कि मेजोलिथिक पीरियड में अगर मानते हैं कि वो एक टूल बनाता है पत्थर का, वो ऐसा टूल रहता है, पर मेजोलिथिक इस टूल से मार के एनिमल को किल करेगा। पर मेजोलिथिक पीरियड में देखते हैं कि जब एनिमल फास्ट होता है तो वो तेज़ भागने लगता है। तो आप देखते हैं कि जो टूल का जो हमको एविडेंस मिलता है वो जियोमेट्रिक टूल्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों जियोमेट्रिक टूल्स? आपको किल करने में आसानी होगा। एनिमल फास्ट है, ये तेज़ी से जाएगा और हिट करेगा तो उसको किल करेगा। तो मेजोलिथिक में ज्योमेट्रिकल टूल्स मिलेंगे। एनिमल फास्ट मूव करना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे उसको किल करने के लिए ज्योमेट्रिकल टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह के टूल्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सब आप ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। ये नेशनल एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, पर मैंने थोड़ा सा बता दिया। अब आप देखिए, तो हमारे लिए नियोलिथिक पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा इसको हम थोड़ा सा बाद में स्लाइड लेंगे। पहले एक हम लोग फ्लो पढ़ लेते हैं कि फ्लो क्या रहा है। अगर आप फ्लो की बात करें तो हमने बताया कि 6 लाख से 10,000 बीसी जो सिविलाइजेशन का पीरियड है वो पैलियोलिथिक है। 10,000 से 7,000 बीसी वाला जो पीरियड है वो जो पीरियड है मेजोलिथिक है, मध्य पाषाण काल है। 7,000 से 4,000 बीसी नवपाषाण काल है। और नवपाषाण काल में आप ये पाते हैं कि फार्मिंग स्टार्ट हो जाता है, सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हो जाता है। तो नवपाषाण काल एक इंपॉर्टेंट काल रहा है।
अगर आप उसके बाद देखते हैं तो नवपाषाण काल के बाद 4000 से 7000 बीसी चैल्कोलिथिक पीरियड होता है। चैल्कोलिथिक पीरियड का मतलब क्या हो गया? कॉपर एज। यहां पे चैल्कोलिथिक पीरियड होता है 4000 से 7000 बीसी। इसी दरमियान आप पाते हैं कि 2500 बीसी में विश्व का सबसे बढ़िया सिविलाइजेशन हड़प्पन कल्चर का, जिसको आप इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, वो आता है। तो 2500 बीसी का मतलब ये नहीं है कि 2500 बीसी में ही हड़प्पा सिविलाइजेशन है। 2500 के पहले है जिसको आप अर्ली हड़प्पा कहेंगे, 2500 के बाद भी है जिसको आप लेटर हड़प्पन पीरियड कहेंगे। पर 2500 बीसी को हम लोग हिस्ट्री पढ़ने के हिसाब से 2500 बीसी मान के चलेंगे, यहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन मिलता है। तो आप ये पाएंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन 4000 बीसी और 700 बीसी के बीच में पड़ जा रहा है। तो इसका मतलब कि इसमें चैल्कोलिथिक पीरियड वाला भी अंश रहेगा। तो 2500 बीसी में हड़प्पन सिविलाइजेशन आ जाएगा। 1500 बीसी से 1000 जो बीसी है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पीरियड है। यहीं पर आपको वैदिक काल आ जाएगा। कौन सा वैदिक काल रहेगा? इसको हम कहेंगे अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड वो काल है जिसमें ऋग्वेद की लिखा जाता है। अर्ली वैदिक काल के बाद 1000 बीसी से जो 600 बीसी वाला पीरियड है, इसको आप लेटर वैदिक पीरियड बोलेंगे। बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि अर्ली वैदिक पीरियड में क्या होता है, लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है, पर ये दोनों पता होना चाहिए। 600 से 400 बीसी में आप ये देखते हैं कि देयर विल बी अ रिवोल्ट अगेंस्ट द वैदिक पीरियड। व्हाट दिस रिवोल्ट इज ऑल अबाउट, देखिए फ्लो जानना बहुत जरूरी है, तब आप एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, ये नेशनल हिस्ट्री का पार्ट है, पर मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको चीजों को रिलेट करने में सहूलियत होगी। देयर विल बी द रिवोल्ट अगेंस्ट द वैदिक पीरियड। What is this revolt will be all about? Revolt against the Vedic rituals. This revolt will take place in the form of Buddhism and Jainism. तो इसका मतलब कि बुद्धिज्म और जैनिज्म का उदय 600 से 400 बीसी में होगा। बुद्धिज्म और जैनिज्म क्या करता है? जो हिंदू रीति रिवाज हैं उन कृतियों को उनके खिलाफ एक आवाज बनता है और दो नए धर्म की स्थापना होगी बुद्धिज्म और जैनिज्म के रूप में 600 से 400 बीसी में। 400 से 200 बीसी के बीच में आप देखते हैं कि ये जो पीरियड है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पीरियड इन द हिस्ट्री है और यहीं पर मौर्यन अंपायर बनेगा। इसी में अशोक आएंगे, चंद्रगुप्त आएंगे, सब आएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पीरियड है। अब आप देखिए 200 बीसी तक आपका वो पीरियड चला। 200 से फर्स्ट सेंचुरी एडी तक आप देखते हैं तो पोस्ट मौर्यन पीरियड रहेगा। व्हाट इज दिस पोस्ट मौर्यन पीरियड? पोस्ट मौर्यन पीरियड में शुंगाज आ जाएंगे। ये सब हम लोग बाद में देखेंगे, पर आप ये जो पूरा मैं बता रहा हूं प्राइमरली आपको हम फ्लो बताने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट सेंचुरी टू 300 एडी में आप देखेंगे कि ये भी वन ऑफ द फाइनेस्ट सिविलाइजेशन होगा। नॉर्थ में आप देखेंगे, नॉर्थ इंडिया में तो कुषाण रूल करेंगे। और अगर आप पूरे देश का नक्शा देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में कौन रूल कर रहे हैं? कुषाण। पर इसी पीरियड में जो साउथ इंडिया, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश वाला जो बेल्ट है, यहीं पर आप देखेंगे कि सतवाहंस रूल कर रहे हैं। इसका मतलब कि सतवाहंस और कुषाण क्या हैं? कंटेम्पररी हैं। दोनों इसी पीरियड में रूल कर रहे हैं। फर्स्ट टू 300 एडी के बीच में रूल कर रहे हैं, पर कुषाण नॉर्थ में रूल कर रहे हैं, सतवाहन साउथ में रूल कर रहे हैं। और दोनों का आर्किटेक्चर वगैरह रहेगा, वो सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फ्लो के लिए इंपॉर्टेंट है। 300 से 500 एडी 550 एडी के बीच में देखेंगे तो देश का गोल्डन पीरियड कहा जाएगा। और गोल्डन पीरियड जो है ये गुप्त के पीरियड को कहा जाता है। ठीक है, तो गुप्त काल को गोल्डन पीरियड कहते हैं। इस पे हम लोग जब नेशनल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये कितना सही है कितना गलत है, ये सब कंट्रोवर्सी को भी हम लोग कवर करेंगे। तो इतना फ्लो थोड़ा सा आपको पता रहेगा तो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार पढ़ने में आपको सहूलियत होगा। इसके जो बाद वाले हैं वो बाद में हम लोग फ्लो पढ़ेंगे, अभी एग्जाम के लिए, अभी रिसेंट के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात हुआ कि बिहार में कौन साइट्स मिलेंगे और कैसे कैसे क्या होगा। देखिए बिहार में हमारे लिए इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है। बिहार में पैलियोलिथिक साइट और मेजोलिथिक साइट मिलेंगे तो जरूर,
पर उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। बिहार में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो रहेगा नियोलिथिक पीरियड। और क्यों रहेगा वो मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। देखिए, नियोलिथिक साइट में बेसिकली होता क्या है, नियोलिथिक कल्चर में क्या हुआ। अभी हमने बताया कि नियोलिथिक पीरियड में फार्मिंग स्टार्ट होता है। नियोलिथिक पीरियड के पहले तक क्या पीरियड था, वहां पे वो हंटर गैदरर है। जब फार्मिंग स्टार्ट होता है तो उसकी इकोनॉमी प्रोग्रेस करती है। फार्मिंग स्टार्ट होगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि हंटर गैदरर के बजाय वो एक सेटल्ड लाइफ जीना स्टार्ट करेगा। और जो फार्मिंग पहले स्टार्ट करता है वो फार्मिंग पहले वीट का स्टार्ट होता है, फिर बार्ली का स्टार्ट होता है, इस तरह से स्टार्ट होता है। अब ध्यान देखिए, एक जगह है बेलन स्ट्रीम। वेयर इज दिस बेलन स्ट्रीम? अगर आप बेलन स्ट्रीम की बात करेंगे, ये एक साइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेशनल हिस्ट्री का पार्ट है, पर फिर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ इंपॉर्टेंट इन द सेंस दैट ये जो पेलियोलिथिक पीरियड है, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल जो है, ये तीनों का सीक्वेंस में एविडेंस यहीं पर मिलता है। मतलब पहले पेलियोलिथिक के टूल्स मिले होंगे, फिर मेजोलिथिक के टूल्स मिले और फिर नियोलिथिक के टूल्स मिले, तो एक पूरे सीक्वेंस में मिलते हैं। बेलन स्ट्रीम, बेलन एक नदी है। कहां पर बेलन नदी है? इलाहाबाद के पास, जिसको अभी आप प्रयागराज बोलते हैं। इलाहाबाद के पास किस बेल्ट में पड़ता है? अगर आप इसका बेल्ट देखें तो मिर्जापुर वाला बेल्ट है, मिर्जापुर के आसपास। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सीक्वेंशियल टूल्स कहां मिलते हैं, सीक्वेंशियल एविडेंस कहां मिलते हैं, तो सीक्वेंशियल एविडेंस जो है बेलन स्ट्रीम में मिलते हैं, जो इलाहाबाद के पास मिर्जापुर बेल्ट में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेलन स्ट्रीम एक चीज के लिए और इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने नियोलिथिक साइट वाले में लिया, क्योंकि यहीं पे आपको एविडेंस एक और मिलता है। किस चीज का एविडेंस मिलता है? राइस कल्टीवेशन का एविडेंस मिलता है। किस जगह पर मिलता है? उस जगह का नाम है कोल्डिहवा। बेलन स्ट्रीम के पास ही कोल्डिहवा जगह है। चूंकि यहां पर राइस का एविडेंस मिलता है, तो यहीं से यह एस्टेब्लिश होता है कि फार्मिंग स्टार्ट हो चुका था नियोलिथिक पीरियड में। और यहीं से कुछ कुछ किताब और कुछ कुछ बच्चों में एक कन्फ्यूजन होता है कि फार्मिंग जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में स्टार्ट होता है। हड़प्पन का टाइमलाइन क्या है? हड़प्पन का देखिए, ये तो नियोलिथिक का टाइमलाइन है। हड़प्पन 2500 बीसी में है, तो ये नहीं है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन आया तब फार्मिंग स्टार्ट हुआ, बिल्कुल गलत है। फार्मिंग जो है यहीं पर स्टार्ट हो चुका था। और इसीलिए आपसे कभी जब पूछा जाता है कि वाई द नियोलिथिक पीरियड इज कॉल्ड एज द नियोलिथिक रिवॉल्यूशन और एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, इसको नियोलिथिक पीरियड के रूप में नहीं जाना जाता है, इसको नियोलिथिक क्रांति के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके पहले तक फार्मिंग नहीं होता था। जब फार्मिंग हुआ, तो जब फार्मिंग का एक्सेस होता है तो एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है तो ट्रेड होता है, आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। तो ये एक पीरियड के बजाय, इस नियोलिथिक पीरियड के बजाय कुछ हिस्टोरियंस जो हैं, जैसे रामचरण शर्मा ऐसे हिस्टोरियंस जो हैं, इसको पीरियड कहने के बजाय इस नियोलिथिक रिवॉल्यूशन एज भी कहते हैं, क्योंकि इस फार्मिंग के कारण एक रिवॉल्यूशन हो जाता है, रिवॉल्यूशन ऑफ द लाइफ स्टाइल हो जाता है। वो हंटर गैदरर के बदले प्रोड्यूसर बनता है, सेटल लाइफ जीना स्टार्ट करता है, और यहीं से एक अभ्युदय होता है। ये एक नेशनल हिस्ट्री का पार्ट है, पर मैंने आपको बता दिया। क्यों बताया, अभी पता चलता है आपको। देखिए, जो इंपॉर्टेंट साइट है नियोलिथिक के, वो है पय्यमपल्ली। मयूरभंज कहाँ पे है? मयूरभंज आपको उड़ीसा में एविडेंस मिलता है नियोलिथिक का। उतनूर कहाँ है? उस समय का आंध्र प्रदेश, पर अभी तेलंगाना का कौन सा जिला है? आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट। बिहार में, इसलिए नियोलिथिक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार में एक साइट है जो विश्व प्रसिद्ध है, उस साइट का नाम है चिरांद। कहां है चिरांद? छपरा, सारण जिला में छपरा है। पय्यमपल्ली कहां है? तमिलनाडु में है। तो ये नियोलिथिक साइट्स हैं जहां से नियोलिथिक एविडेंस मिलते हैं। चूंकि नियोलिथिक साइट का जगह है चिरांद, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और एग्जाम के लिए जितना स्टार मार लीजिए कम है। जितना इंफॉर्मेशन चिरांद पर अगर आपको उसको क्वेश्चन पूछना होगा बीपीएससी को, तो वो क्वेश्चन आपको चिरांद से ही पूछता है और पूछता आया है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे अभी। अब देखिए, विच आर द सिविलाइजेशन विच इज नॉट अवेलेबल इन बिहार। अगर आप देखेंगे तो बिहार में हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, और
अर्ली वैदिक पीरियड के इन दोनों पीरियड का बिहार में कोई एविडेंस नहीं है। मतलब अगर आप इस स्लाइड को देखें तो व्हाट यू विल फाइंड कि ये आपका हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद हो गया 1500 से BC, जहां पे ऋग्वेद की स्थापना होती है। और ऋग्वेद में ही जो है, जो गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद में ही है। जो गायत्री मंत्र हम लोग करते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, इसीलिए आप देखते हैं कि जो DAV पब्लिक स्कूल्स होते हैं वहाँ पे DAV पब्लिक स्कूल में गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है, क्योंकि उसके जो फाउंडर हैं दयानंद सरस्वती, वो कहते हैं कि वो अर्ली वैदिक पीरियड की वकालत करते हैं। याद रखिएगा, हम बाद में जब अर्ली वैदिक पीरियड लेटर वैदिक पीरियड बताएंगे तो पता आपको चलेगा कि दोनों में बहुत अंतर है। तो जो दयानंद सरस्वती हैं, इसलिए DAV में गायत्री चलता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, वहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड की वो वकालत नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि हम लोगों को अर्ली वैदिक पीरियड में चलना चाहिए, और अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेद की स्थापना होती है, ऋग्वेद गढ़ा जाता है, और इसी ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है, और गायत्री मंत्र इज डेडिकेटेड टू सन गॉड। थोड़ा सा हम लोग विषयांतर हो गए, पर चूंकि यहां पे अर्ली वैदिक पीरियड आ गया तो मैं आपको बता दिया। अब देखिए, बिहार में दो सिविलाइजेशन का नहीं मिलेगा, अर्ली वैदिक पीरियड का एविडेंस नहीं मिलेगा और हड़प्पन सिविलाइजेशन का एविडेंस नहीं मिलेगा। क्यों एविडेंस नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया से खत्म हो जाता है अलमगीरपुर के पास। अलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट वगैरह के आसपास है। तो अगर आप मैप देखेंगे तो वो तो सिविलाइजेशन का एविडेंस केवल उत्तर प्रदेश पर आकर ख़त्म हो गया। नॉर्थ वेस्ट मतलब राजस्थान, गुजरात वगैरह से होते हुए यहीं पर आकर ख़त्म हो गया। यूपी के बाद बिहार स्टार्ट होता है। तो बिहार में कोई भी एविडेंस हड़प्पन सिविलाइजेशन का नहीं है, कोई भी एविडेंस अर्ली वैदिक पीरियड का नहीं है। और ये दोनों तथ्य आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। अगर आपसे पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हड़प्पन साइट इन द बिहार, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, आपका आंसर हो जाना चाहिए ई। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हम लोग इस पूरे चीज को हिस्टोरियन के दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे कि इसमें हमको जितनी जानकारी हो जाए, हम इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इंफॉर्मेशन को। अगर एग्जाम में कोई भी साइट आपसे पूछता है और आपको नहीं पता है, ठीक है, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ये साइट कहाँ पर है, आपको नहीं पता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इन्हीं जिला में से आंसर करिए। क्यों करिए बाद में बताएंगे, लेटर पार्ट ऑफ द लेक्चर में बताएंगे। पर और जिला मारने से अच्छा रहेगा कि आप मुंगेर को हिट करिए, नहीं पता है तो नालंदा, गया, वैशाली, सारण, भागलपुर या पटना, यही 6 एक साथ जिला को हिट करिए। देखिए, मैं इसके पीछे क्या लॉजिक है बाद में पता चलेगा, पर यही जिला को हिट करना है अगर आपको नहीं पता है। तो मुंगेर में, नालंदा में एक गांव है, उस गांव का नाम है जेठियन। मुंगेर में एक गांव है जहां से एविडेंस मिलेगा, उस गांव का नाम है पैसरा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, पैलियोलिथिक साइट इन बिहार क्या है। देखिए, बिहार में पैलियोलिथिक और मेजोलिथिक के लिए उतना मत पढ़िए, क्योंकि उतने उसकी गहराई उतना इंपॉर्टेंस है भी नहीं। बिहार में पढ़ना है तो नियोलिथिक आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक का एविडेंस कहाँ मिलेगा? एम से याद रखिएगा, एम मुंगेर में मिलेगा। मुंगेर में कहाँ एक गांव है? पैसरा। ठीक है, पैलियोलिथिक का एविडेंस कहाँ मिलेगा? मुंगेर, नालंदा और पश्चिम चंपारण में मिलेगा। पश्चिम चंपारण में कहाँ मिलेगा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में मिलेगा। बताते चले कि बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क का नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क पश्चिम चंपारण में है और वहाँ पे भी टाइगर रिजर्व है। एक और टाइगर रिजर्व बनाने की पास हो चुका है, और वो जो टाइगर रिजर्व कैमूर में बनाने के लिए पास हो चुका है। ठीक है, तो एविडेंस अगर आप देखेंगे तो मुंगेर में मिलता है, नालंदा और पश्चिम चंपारण में पैलियोलिथिक का मिलता है, मेजोलिथिक का मुंगेर में मिलता है। अगर आप बुक पढ़ेंगे वहाँ पर 50 साइट दिया रहेगा, एकदम मत पढ़िए, एकदम डिस्कार्ड कर दीजिए। मैं जो आपको बता रहा हूँ इतना काफ़ी है। डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ विद द इंफॉर्मेशन, इट विल बी सुसाइडल, लेट मी टेल यू। क्योंकि क्वेश्चन आपको एग्जाम में किस चीज़ से आना है? नियोलिथिक से ही आना है। क्यों आना है
अभी बता देते हैं। नियोलिथिक पढ़िए, ये सब पे लोड मत लीजिए, याद रखिए कि मुंगेर में मिलता है, नालंदा और पश्चिम चंपारण में। मेजोलिथिक एम मुंगेर में मिलेगा। अब देखिए नियोलिथिक साइट इन बिहार क्या है। अब इसमें आपके पास कोई भी, यू डोंट हैव द एल्बो रूम टू लीव एनीथिंग, कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है। देखिए एक जो साइट है वो है वैशाली जिला में। वैशाली जिला में कौन सा जगह है? वैशाली में क्या नियोलिथिक का जो साइट है उसका नाम है चेचर। ठीक है। दूसरा चिरांद, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। चिरांद कहां का साइट है? चिरांद साइट है सारण। ठीक है, छपरा। मनेर कहां पे है? पटना। पटना जिला। श्वेतपुर कहां का है? श्वेतपुर अगर आप देखेंगे तो दरभंगा में है। कहां गया दरभंगा? दरभंगा। ठीक है। ताराडी कहां पे है? बोध गया। नेक्स्ट सिनवार, रोहतास। ठीक है। तो ये साइट आपको एकदम ध्यान रखना चाहिए कि कौन बिहार में नियोलिथिक साइट है। चिरांद सबसे महत्वपूर्ण है। मनेर पटना सिनवार से मिलता है, ताराडी श्वेतपुर वगैरह से मिलता है, टूल्स मिलते हैं। अब हम लोग सीधा इंटर करेंगे चिरांद में। चिरांद कहाँ है? छपरा में है, और जितनी इसकी तारीफ की जाए उतनी कम है। सॉरी। देखिए ये टूल्स मिले हैं, दीज आर द टूल्स विच हैव बीन एक्सकवेटेड, विच हैव बीन फाउंड फ्रॉम चिरांद। चिरांद क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? देखिए पहली बार चिरांद का जो जिक्र आया है ना, एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम है उनका नाम है W.W. हंटर। जो W.W. हंटर हैं वो एक किताब लिखते हैं 1871 में। उस किताब का नाम है गैजेटियर ऑफ इंडिया। वो 9 वॉल्यूम में आता है। वो टोटल 9 वॉल्यूम में आता है। W.W. हंटर की किताब है, और W.W. हंटर पहली बार चिरांद को मेंशन करते हैं इस किताब में। चिरांद जो है ना, ये पहला एविडेंस ऑफ नियोलिथिक कल्चर देता है। आप इंपॉर्टेंट समझिए, फर्स्ट एविडेंस ऑफ नियोलिथिक कल्चर जो है, नियोलिथिक सिविलाइजेशन जो है, द फर्स्ट एविडेंस हैज बीन फाउंड फ्रॉम द चिरांद। जो नंबर ऑफ आर्टिफैक्ट्स हैं, जो ये सब टूल्स मिलते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है सबसे ज़्यादा। 2 नंबर पे कहाँ मिलता है नियोलिथिक का टूल्स? वो है चिरांद में। तो सेकेंड लार्जेस्ट एविडेंस जो है आपको, सेकेंड लार्जेस्ट एविडेंस और आर्टिफैक्ट्स have been found from Chirand. So Chirand becomes very important from our examination point of view. चिरांद में और भी चीज़ें मिलती हैं, इसलिए भी चिरांद इंपॉर्टेंट है। चिरांद में आप ये देखेंगे कि एंटलर बोन मिलता है। एंटलर बोन क्या होता है? डियर्स वगैरह को एंटलर बोलते हैं। एंटलर बोन का बना हुआ टूल्स मिलता है। ठीक है, नियोलिथिक टूल्स ही हैं, पर एंटलर की हड्डी से बनी हुई हैं, स्टोन से भी बनी हुई हैं, पर एंटलर बोन्स टूल्स भी मिलता है। आपको हमने बताया कुषाण पीरियड के बारे में। मतलब आप समझिए कि कुषाण उस समय नॉर्थ में रूल कर रहा है। कब? 1st सेंचुरी टू 300 AD के रूल बीच में कुषाण रूल कर रहे हैं। तो कुषाण का एक्सटेंड बिहार तक भी था, और कुषाण पीरियड का आप देखेंगे कि 82 कॉपर क्वाइंस मिलते हैं। 82 कॉपर क्वाइन का होड मिलता है, एक थैली मिलता है जिसमें 82 सिक्का जो है कुषाण समय का मिलता है चिरांद से। याद रखिए भारत में सबसे ज़्यादा सिक्का जो मिलते हैं वो सिल्वर क्वाइंस मिलते हैं। बिहार में भी सबसे ज़्यादा सिक्का सिल्वर क्वाइन मिलता है, पर 82 सिक्का इकट्ठा एक बैग में चिरांद में मिलता है, कुषाण समय का है। ठीक है, कुषाण समय का एक और चीज़ मिलता है कि यहाँ पर एक बना हुआ एक घर मिलता है, और वो फायर बर्न्ड
ब्रिक हाउस किसके पीरियड का है? ये भी कुषाण के पीरियड का है। कुशानाज पीरियड 1st सेंचुरी टू 300 एडी में। तो चिरांद में इतने एविडेंस मिलते हैं। चिरांद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला एविडेंस ऑफ नियोलिथिक कल्चर नवपाषाण काल का चिरांद में मिलता है। ठीक है, दूसरा साइट है वो है एंटीचक विलेज, एंटीचक पंचायत जो है यहां से मिलता है। कहां पे है ये एंटीचक पंचायत? भागलपुर में है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, भागलपुर में है। जो एंटीचक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो है आपको विक्रमशिला महाविहार का एविडेंस मिलता है। रिमेन्स ऑफ विक्रमशिला महाविहार which was made by धर्मपाल। तो बिहार में आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भागलपुर भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने आपको शुरू में, अगर आप ये स्लाइड देखे हैं तो मैंने आपको बताया है कि अगर आपको नहीं पता रहेगा तो यही सब में से हिट करिएगा। अगर नहीं पता, अगर पता है तब तो डायरेक्ट हिट करिए। ठीक है, तो भागलपुर यहाँ पे है। ठीक है, तो भागलपुर में एविडेंस ऑफ रिमेन्स ऑफ द विक्रमशिला महाविहार मिलता है विच वॉज मेड बाई धर्मपाल। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट साइट है बिहार का, वो है कुम्हरार। कुम्हरार कहाँ है? पटना जिला में है कुम्हरार। एक जो ये रिमेन्स आप देखते हैं, इट इज एन 80 पिलर्ड वॉल, 80 पिलर्ड हॉल है। अगर पटना में है और या पटना कभी आप चाहें एग्जाम वगैरह देने तो जरूर जाइए, बहुत खूबसूरत जगह है। 80 पिलर्ड हॉल यहाँ पर मिलता है, ये उसका आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है। और ये जो 80 पिलर्ड का हॉल है, ये कहा जाता है कि दिस वाज द पैलेस ऑफ अशोक। ठीक है, अशोक का पैलेस कहा जाता है कि इट वॉज द पैलेस ऑफ अशोक एंड दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाई स्पूनर। ये नाम आप नहीं भूलना है, स्पूनर, आल्टेकर एंड मिश्रा। ठीक है, ये एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुम्हरार एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट है, आर्कियोलॉजिकल साइट है बिहार में। इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये साइट जो है वैशाली में है। और यहाँ पर आप देखिए, ये जो जगह है, हेयर यू फाइंड द मड हाउस दैट हैज द corporal ashes of Buddha. In the later part, I will tell you how the Buddha is related to Vaishali. How is Buddha related to Vaishali? But most important is यहाँ पर मड का हाउस मिला है एक्सकेवेशन से, जहाँ पर बुद्ध भगवान की जो अस्थियाँ हैं विसर्जित हुई हैं और यहीं पर निर्माण किया गया था। तो मड हाउस हैविंग द कॉर्पोरल एसेज ऑफ द बुद्धा हैज बीन फाउंड फ्रॉम वैशाली एंड हेंस वैशाली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम। और इसीलिए वहाँ पे लिस्ट में दिया हुआ है। राजगीर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजगीर में आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जीवक विहार है। जीवक विहार का एविडेंस मिलता है। जीवक जो है डोनेट किया था। जीवक क्या है? कल परसों लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। जीवक जो है ये भगवान बुद्ध के ये फिजिशियन भी हैं। ही हैज़ बीन द फिजिशियन ऑल्सो, भगवान बुद्ध के। पर ये डोनेट करते हैं। दिस प्लेस वॉज डोनेटेड टू बुद्धा बाय जीवक। ठीक है, तो राजगीर में आपको एविडेंस मिलता है जीवक विहार का। अब देखिए चैल्कोलिथिक साइट्स क्या हैं बिहार में। जो चैल्कोलिथिक साइट वाले हैं वही चिरांद है, चेचर है। चेचर कहाँ है? वैशाली में। मनेर, पटना, ताराडी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं। वही नियोलिथिक वाला ही सब साइट है। अगर आप देखें तो वही नियोलिथिक वाला ही साइट है। पर हमारे लिए सब इंपॉर्टेंट है ही नहीं, हमारे लिए नियोलिथिक है। और नियोलिथिक में भी कौन सा इंपॉर्टेंट है? अगर बीपीएससी को पूछना होता है तो केवल चिरांद पूछता है। अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करिएगा फालतू। ये सब चिरांद, चेचर, चिरांद तो पढ़िएगा, चेचर, मनेर वगैरह पढ़ेंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं आप करेंगे। अब देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है बिहार में तो है ही नहीं, तो बिहार नहीं पूछता है। पर हड़प्पन सिविलाइजेशन
नेशनल एंशिएंट हिस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमेशा एक बहुत एग्जाम्स वगैरह में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाते हैं। इट इज़ वेरी ऑफन आस्क्ड क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो जो है किस नदी पर है। तो एक बार थोड़ा सा आप एक जगह इकट्ठा कर लीजिए कि मोहनजोदड़ो जो है वो इंडस नदी पर है। कालीबंगन जो है, कालीबंगन जो साइट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, और कालीबंगन जो साइट है आपका वो घाघर नदी पर है। कुछ किताबें ये कहती हैं कि पहले रिवर सरस्वती जो विलुप्त हो चुकी है, रिवर सरस्वती का मेंशन कहाँ है? ऋग्वेद में मेंशन है रिवर सरस्वती का, अभी विलुप्त हो चुकी है। और कुछ किताबें ये कहती हैं कि कालीबंगन जो है रिवर सरस्वती के तट पर था। लोथल में क्या मिलता है? डॉकयार्ड मिलता है। ये सब हड़प्पन साइट है। डॉकयार्ड मिलता है, इसका मतलब कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग ट्रेडिंग बहुत ज़बरदस्त करते थे। और जो लोथल वाला साइट है वो भोगवा नदी पर है। ये देखिए नेशनल एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है पर बता दिया। अलमगीरपुर में जाकर लास्ट एविडेंस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन मिलता है। अलमगीरपुर हिंडौन नदी पर है। और जो हड़प्पा जो है जिसके नाम पर हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो रावी नदी के तट पर है। क्योंकि कालीबंगम की बात हो रही है, कालीबंगम साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्लाउ मार्क मिलते हैं, यहीं पर अर्थक्वेक का भी एविडेंस मिलता है। ठीक है, और भी चीज़ें हैं पर वो लोग नेशनल में कवर करेंगे। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, तो आपको बताना हम लोगों ने उचित समझा। थैंक यू, सी यू टुमारो।